हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी बात आपको पहले से ही पता है, ठीक है, कि गॉस का प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिलहाल हम गॉस के प्रमेय को आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे दो ही बातें कहूँगा। सबसे पहली बात, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरी बात, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको इसी वीडियो में गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग, मतलब गॉस का प्रमेय है या गॉस का जो नियम है, ये आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा, ठीक है। और पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुझसे जो पढ़ते हैं उनको तो पता है कि बहुत ही आसानी तरीके से उनको समझ में आने वाला है, क्योंकि मेरा एक ही तरीका है, वो है समझाकर आपको याद कराना, ना कि रटवा कर याद कराना। तो समझकर हम याद करते हैं। देखिए, गॉस का प्रमेय क्या है। तो सपोज डैट गॉस का नियम आपको याद रखना है, तो आपको ये याद रखना होगा, जैसे कि ये सपोज डैट ये एक क्या है, ये एक आवेशित पृष्ठ है। ये क्या है, एक पृष्ठ है जो है S, और इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, ठीक है। ये एक आवेशित पृष्ठ है। देखिए, ये एक पृष्ठ है जो है S, इस पर आवेश कौन सा है, प्लस Q आवेश उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर हम एक अल्पांश पृष्ठ ले लेते हैं। यहाँ पर एक हम इसका अल्पांश पृष्ठ हम ले लेते हैं। इस पृष्ठ का यहाँ पे हम एक अल्पांश, ये पृष्ठ हमने ले लिया, इतना, ये जो आपको टोटल दिखाई दे रहा है, इतना हमने अल्पांश पृष्ठ ले लिया है। जैसे कि मान लेते हैं आपने तरबूज खरीदने गए, तो तरबूज का एक बड़ा सा सरफेस है, ये मान लेते हैं एक तरबूज है, आप कहते हैं पका हुआ है, तो एक छोटा सा पीस काट के निकालते हैं ना, तो उसी प्रकार ये एक छोटा सा पृष्ठ, एक छोटा सा अल्पांश पृष्ठ हमने ले लिया है जो है ds, ठीक है। उसी प्रकार ये अल्पांश पृष्ठ है जो है ds, ये बात आप याद रखेंगे। अब ये अल्पांश पृष्ठ पर ये क्या है, एक लंब है। और यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे एक बिंदु होता है जो होता है, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे एक क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। और याद रखेंगे ये जो बिंदु है यहाँ O है, और यहाँ पे इनके बीच जो कोण बनता है उस कोण को डी ओमेगा कहते हैं, ठीक है। उस कोण को डी ओमेगा कहते हैं, जिसे हम घन कोण भी कहते हैं। और याद रखेंगे O से यहाँ तक की दूरी, O से यहाँ तक की दूरी जो है वो R है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आपको गॉस के प्रमेय को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बट यदि आपको इतनी बात समझ में नहीं आई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आपको नियम याद करना है, तो आपको ये बात समझ गए होंगे कि ये एक क्या है, आवेशित पिंड है, और ये क्या है, ये विद्युत क्या है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये जो आपको दो हम दिखाए हैं ना, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी आवेशित पृष्ठ के किसी, मतलब ये विद्युत फ्लक्स हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। तो यहाँ पे यही कहा गया कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत, ठीक है। आप याद रखेंगे गॉस के प्रमेय में अनुसार हमें यही बात बताया गया कि किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी आवेशित पिंड के लंबवत गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये ही बात आपको बताया गया है, यही फॉर्मूला आपसे कहा जा रहा है। ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है। फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स। ये क्या है, आवेश है। तो आपको क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि किसी आवेशित पिंड, किसी आवेशित पृष्ठ पर उपस्थित कुल फ्लक्सों की संख्या, किसी आवेशित पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अरे भैया, अगर मैं आपको ऐसे कहूँ
थोड़ा सा यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये कैसे, यहाँ पे यही तो लिखा गया है, ये 1 इसमें गुणा करेगा तो Q/ε0 हो जाएगा, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। 1/ε हम कह रहे हैं तो इसका मतलब 1 यहाँ पे है, तो वही बात हम कह रहे हैं कि किसी आवेशित पिंड, या हम पृष्ठ भी कह सकते हैं, तो किसी आवेशित पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप नियम क्या कहेंगे कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी आवेशित पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नियम में लिख रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, नियम लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा। फिलहाल मैं एक दिल से कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, इसलिए मैं एक बार और परिभाषा को, जो परिभाषा नहीं, ये जो नियम है इसको मैं बोल रहा हूँ। मैं यही कहूँगा ना, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रटना बहुत ही मुश्किल होता है। रटना नहीं है, हमें समझ कर याद करना है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये क्या है, आवेशित पृष्ठ है या पिंड है। तो हम कह रहे हैं कि किसी आवेशित पृष्ठ से लंबवत ये विद्युत बल रेखाएं ही है, विद्युत फ्लक्स ही तो हैं। तो ये पृष्ठ पर क्या है, लंबवत हैं, ये पृष्ठ पर क्या है, लंबवत हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी आवेशित पृष्ठ के लंबवत निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अभी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। फिलहाल मैं नियम लिख रहा हूं, आपको नियम सब लिखूंगा, ध्यान से समझते जाएंगे, समझ जाएंगे, आप याद हो जाएगा। तो आप यही कहेंगे, किसी आवेशित पिंड भी कह सकते हैं या पृष्ठ भी कह सकते हैं, किसी आवेशित पिंड के लंबवत, किसी आवेशित पृष्ठ के या किसी आवेशित पिंड के लंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, ठीक है। तो ये हुआ गॉस के प्रमेय का नियम। आप चाहें ऊपर तो आप लिख सकते हैं कि ऊपर आप ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार। इसके बाद आप यहां से लिख लेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी आवेशित पिंड के लंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो नियम है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है Q/E=Q/ε0, इसी को हमें प्रूफ करना होता है, क्योंकि 5 नंबर वाला टॉपिक है। तो नियम लिखने के बाद इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं और एक एक चीज को हम समझने का प्रयास भी करेंगे। ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। फिगर को चाहे तो माना की करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अदरवाइज नियम लिखने के बाद सीधा आप लिखेंगे यहाँ पे गणना। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गणना।
अब गणना हम करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है गणना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये अल्पांश जो पृष्ठ है ds, तो इस अल्पांश पृष्ठ पर हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो हम लिखेंगे कि अल्पांश ds पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि इस अल्पांश ds पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना नहीं करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिया। देखिए हमें क्या करना है, ये जो अल्पांश पृष्ठ है ना, तो अल्पांश ds पृष्ठ पर हम उत्पन्न विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अल्पांश ds पृष्ठ पर उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स की हम गणना करेंगे, ठीक है। तो कुल विद्युत फ्लक्स हम जानते हैं फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स होता है, और यहाँ पे हम आगे d लगा देंगे, d फाई ई लिखेंगे। क्यों? d मतलब हो गया कि छोटे के लिए हम निकाल रहे हैं विद्युत फ्लक्स। तो d फाई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ई ds cos थीटा, ये हम लिखेंगे। E क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ds क्या है, ये अल्पांश पृष्ठ है ds, और थीटा क्या है, तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये जो लंब है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है जो है थीटा। तो ये हमें अल्पांश, ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला कि अल्पांश पृष्ठ के कारण, ये हमें क्या मिला कि अल्पांश ds पृष्ठ के कारण कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा। अब हम निकालेंगे कि इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि संपूर्ण, हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण S पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण S पृष्ठ के लिए क्या, विद्युत फ्लक्स की अब हम गणना कर लेंगे। तो देखिए इसका हम फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फाई ई लिख देंगे, क्योंकि संपूर्ण के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो d हम नहीं लगाएंगे, तो फाई ई हम लिख दिया। अब फाई ई इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, समाकलन देंगे, समाकलन d फाई ई कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक बात है, समाकलन को बहुत सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा, या जिनको भी नहीं पता है याद रखेंगे, समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे का योग। जैसे ये एक पूरा बड़ा सा पृष्ठ है जो है S, तो यहाँ पर एक ये छोटा सा पृष्ठ है, ये वाला क्या है, एक छोटा सा ये पृष्ठ है। तो ऐसे छोटा छोटा पृष्ठ इसमें बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इसमें हो जाएंगे कि नहीं। तो इन छोटे छोटे का जो योग हम करेंगे, ऐसे छोटे छोटे सभी का योग कर देंगे, तभी तो हमें कुल फ्लक्सों की संख्या पता चलेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें पता है कि एक अल्पांश के लिए हमने निकाल दिया है फॉर्मूला। तो इसी प्रकार जितने भी ये फ्लक्स होंगे, जितने भी अल्पांश होंगे, उनके लिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान, मतलब अगर हम छोटे वाले का समाकलन कर देते हैं ना, तो हमें कुल फ्लक्स निकल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो फाई ई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये देखिए डी फाई है, तो डी फाई का मान हमने क्या जानते हैं, ई डी एस कॉस थीटा होता है। इतनी बात आप समझ गए। अब आपको ये समझना है कि फाई ई इक्वल टू
ये हमने ध्यान से आप समझेंगे, ये E जो है, E का हम फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला है जो कि हमने आपको पढ़ाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। उसके बाद यहाँ पे D है तो ds हमने लिख दिया, और cos थीटा है तो cos थीटा हमने लिख दिया। E का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। उसके बाद एक बात हम जानते हैं कि d ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ds cos थीटा बाई r²। ये फॉर्मूला पता है, घन कोण का फॉर्मूला हमने बताया है कि घन कोण का फॉर्मूला होता है ds cos थीटा बाई r²। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इतने शब्दों को देखिएगा, इतने को अगर आप देखते हैं तो ds cos थीटा बाई r² है कि नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं बटे का चिन्ह है, ये तो ऊपर है, तो ds cos थीटा बाई r², यहाँ पर भी ds cos थीटा बाई r²। तो इसका मतलब इन सभी के जगह पर हम d ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो वही कार्य हम अभी यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, वही मैं काम यहाँ पे करने वाला हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे d फाई e लिख देंगे, सॉरी फाई e इक्वल टू यहाँ पे समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q है, और फिर से इतने का जगह पर हम d ओमेगा लिख सकते हैं, घन कोण है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी कांस्टेंट होता है ना वो समाकलन से बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे d फाई e, देखिए यहाँ पे जो आवेश है वो कांस्टेंट है, वो भी निकल गया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये भी नियतांक है, ये भी बाहर निकल गए। उसके बाद समाकलन ये हुआ बटा क्या, d ओमेगा, तो d ओमेगा हमने लिख दिया। अब आप याद रखेंगे कि याद रखेंगे ये मान कि d ओमेगा का यदि समाकलन किया जाता है तो मान जो हमें मिलता है वो 4 पाई मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि d ओमेगा का यदि हम समाकलन करते हैं, d ओमेगा का यदि हमें समाकलन करते हैं तो हमें 4 पाई मिलता है। ये बात आप याद रखेंगे, मान आप याद रखेंगे कि d ओमेगा का जो मान होता है समाकलन करेंगे तो 4 पाई मिलेगा। अब आप ध्यान से समझेंगे, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें केवल मिला फाई e इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/एप्सिलॉन नॉट यही हमें मिला है। तो देखिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया है, ये आपका नियम जो गॉस का प्रमेय है ये आपका प्रूफ हो गया, फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो नियम ही में न कह रहे थे कि किसी आवेशित पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। मतलब किसी आवेशित पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। बहुत ही सिंपल है, नियम आप याद करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा डिटेल में अंत तक यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे केवल 2 ही चीज़ें बताऊंगा, एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक आपको जानना ज़रूरी है। पहली बात, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे ही ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो जाइए आप उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे थे, देखिए टोटल आपके जो वीडियो हैं वो फ्री में आपको मिल जा रहे हैं, तो आप वीडियो से पढ़ाई कर सकते हैं। जिनको लेवल आप आगे करना है, आगे उनको पढ़ाई करना है, सभी टॉपिक को पढ़ना है, उनके लिए नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के लिए मैंने कुछ प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है भैया।
तब जाकर नोट्स बनाया गया है। और प्राइज इसलिए भी रखा गया है क्योंकि वही स्टूडेंट लें जिनकी इनकी आवश्यकता है, जिनको नोट्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स का ओनली लेना चाहते हैं, तो ओनली 99 रुपए में आपके पूरे फिजिक्स के 14 चैप्टरों का नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे, वो आपको पेमेंट करने को बताएंगे, तो पेमेंट करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगर केमिस्ट्री का भी लेना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का भी 99 में ही मिल जाएंगे। दोनों एक साथ लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 149 रुपए में आपको दोनों का ही नोट्स मिल जाएगा। तो इतना बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी होगी नोट्स को लेने पर भी। ठीक है, तो आप नोट्स को ले लेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वहीं पर मैसेज करके आप ले लीजिएगा। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।